हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वेस्पर थ्योरी। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो ऐसा मान के चलो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आ गए, आप लगातार पढ़ते जा रहे हो लेकिन आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि भैया ये थ्योरी आपको बताई जाएगी कि कोवलेंट बॉन्ड क्या करती, कैसे निर्धारित होती है। तो डाल देता हूं मैं हेडिंग वेस्पर थ्योरी। बहुत ही मोस्ट है यार, इस टॉपिक को छोड़ना मत, करो या मरो की स्थिति अपना लो कि ये टॉपिक मुझे छोड़ना नहीं है, ठीक है। नहीं तो वेस्पर थ्योरी, ओके। क्या थ्योरी है बेटे? वेस्पर थ्योरी, ओके सर। थ्योरी तो इजी लग रही है देखने में, हाँ भाई बिल्कुल इजी थ्योरी है। देखो सबसे पहले एग्जांपल से इस थ्योरी को समझते हैं। अगर एग्जांपल समझ गए तो थ्योरी आपके माइंड में आ जाएगी खुद ब खुद अपने आप। तो क्या है एग्जांपल? चलो मैं नाइट्रोजन का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है भाई। अगर मैंने NH3 लिया है, लाइन पे ध्यान देना, पॉइंट पे ध्यान देना, ठीक है। तो अगर मैंने NH3 लिया है तो मेरे पास क्या है? N है, ठीक है सर। मेरे पास क्या है भाई? ये वाला मेरे पास एक H है, ठीक है भाई। मेरे पास ये भी क्या है? H है। ये भी मेरे पास क्या है? H है। इनमें क्या होती है? एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। जानते हैं आपके भाई नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में, नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, ठीक है। ऐसे हाइड्रोजन के बैलेंस सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। बाकी ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कर लेते हैं नाइट्रोजन के, बना लिया नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड। भैया एक लोन पेयर रह गया। क्या रह गया? एक लोन पेयर रह गया। अब ये जो लोन पेयर होता है ना, देखो अमोनिया NH3 है तो भैया अमोनिया में संकर्ण होता है sp3। और आप जानते हैं कि जिस कंपाउंड में sp3 संकर्ण होता है उसकी आकृति होती है चतुष्फलकीय, यानी कि टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। अब अंदाजा लगा लो आप। अगर अमोनिया में sp3 संकरण है, बिल्कुल बात राइट है कि अमोनिया में sp3 संकरण है, तो इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट और इसकी आकृति टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि भैया इसकी आकृति पिरामिडल हो जाती है। इसकी आकृति पिरामिडल हो जाती है, यानी कि इसकी आकृति चेंज हो जाती है। अब जब भैया ये साइंटिस्ट लोगों को पता चला कि इसकी आकृति में बदलाव क्यों हुआ, कि यार संकर्ण तो ये वाला है, आकृति ये होनी चाहिए, बॉन्ड एंगल भी ये होना चाहिए, लेकिन यार इसकी आकृति में चेंज क्यों हुआ, तब जाके गिलेस्पी और नाइहोम आए। गिलेस्पी और नाइहोम ने इस वेस्पर थ्योरी का प्रतिपादन करा, यानी कि ये थ्योरी बनाई। बोले कि यार जो आकृति में बदलाव हुआ है, यानी कि चतुष्फलकीय से जो आकृति हमारी कुछ इस टाइप से हो गई है, ये वाली, ये जो आकृति मेरी कुछ इस टाइप से हो गई है, ठीक है, ये मेरी आकृति कुछ इस टाइप से हो गई है, पिरामिडल हो गई है, वो इस लोन पेयर के कारण हुई है। इस लोन पेयर ने इस बॉन्ड पेयर पे क्या करा है? रिपल्शन डाला है, यानी कि इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, इसको भी बॉन्ड पेयर, इसको भी बॉन्ड पेयर, और ये जो है भैया ये है हमारा लोन पेयर। अब लोन पेयर जो होता है इन बॉन्ड पेयर पे रिपल्शन डालता है, यानी कि प्रतिकर्षण डालता है, यानी कि प्रतिकर्षण बल लगाता है। अब देखो ये तो भैया लोन पेयर है, बिल्कुल फ्री, किसी के साथ बंधे हुए नहीं है, ये बेचारे बंधे हुए हैं। ये क्या है तुम्हारे पास? बॉन्ड पेयर आपस में बंधे हुए हैं, है ना। लेकिन ये लोन पेयर बिल्कुल फ्री, कहीं भी घूम सकता है। तो ये इधर भी टक्कर मारता है, इधर भी टक्कर मारता है, उसको थोड़ी सी करते झुका देता है, यानी कि इसका जो बॉन्ड एंगल हो जाता है ना बेटा अमोनिया का, वो 160 डिग्री हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो अमोनिया की आकृति में बदलाव हुआ वो भैया इस लोन पेयर के कारण बदलाव हुआ, ठीक है। यानी कि इस लोन पेयर के रिपल्शन के कारण आकृति में बदलाव हो गया। बस यही थ्योरी कहती है इस चीज को। जो चीज संकर्ण नहीं समझा सका उस थ्योरी को समझो, यानी कि जो चीज संकर्ण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं समझा सका उस कंपाउंड की आकृति को समझाने के लिए हमारी ये वेस्पर थ्योरी आ जाती है। और ये थ्योरी कहती है कि अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसकी आकृति क्या होगी? चेंज हो जाएगी। उसकी आकृति क्या हो जाएगी बेटा? चेंज हो जाएगी। अगर लोन पेयर की संख्या ज्यादा है तो आकृति में बदलाव भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो कुल मिला के बात ये हुई कि जो आकृति में बदलाव है वो भैया इस लोन पेयर के रिपल्शन के कारण होता है। मेनली पॉइंट याद कर लो वेस्पर थ्योरी का। एक चीज और, इस थ्योरी की अगर मैं फुल फॉर्म लिखूं तो भैया ये थ्योरी क्या है? यह थ्योरी है क्या चीज? ये थ्योरी सर इसका नाम तो लिख दो। ये थ्योरी वैलेंस सेल, ध्यान देना लाइन पे, ये थ्योरी वैलेंस सेल, ठीक है सर। ये थ्योरी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है सर। ये थ्योरी बैलेंस सेल, पी का पी बड़ा बनाना बेटे, पेयर का पेयर, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, ध्यान देना लाइन पे, रिपल्शन, ठीक है। यह थ्योरी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी होती है, ठीक है। अच्छा बेटा ये थ्योरी बता दी गया आपको, मैंने बोला है कोवलेंट मॉलिक्यूल की, यानी कि यह थ्योरी, ठीक है सर, यह थ्योरी कोवलेंट मॉलिक्यूल की, ठीक है, कोवलेंट मॉलिक्यूल की यानी कि सहसंयोजक अणु की, यह थ्योरी कोवलेंट मॉलिक्यूल की
आकृति को क्या करती है, निर्धारित करती है, आकृति को निर्धारित करती है। ओके सर, बड़ा इजी पॉइंट लिखवा रहा हूं, आकृति को निर्धारित करती है या स्पष्ट करती है। आप चाहो तो ना तो ये थ्योरी कोवैलेंट मॉलिक्यूल की आकृति को क्या करती है बेटे, स्पष्ट करती है। मैं दे रहा हूं यहाँ पे स्पष्ट करती है, स्पष्ट करती है। ओके अच्छा सर, ये भी तो बताओ कि इस थ्योरी का प्रतिपादन किसने करा, गिलेस्पी और नाइहोम ने। ध्यान देना, लिखना बड़ा जरूरी है भैया। इस थ्योरी का प्रतिपादन, इस थ्योरी का प्रतिपादन किसने करा, बेचारा मर गया, गिलेस्पी और नाइहोम ने। ठीक है, इस थ्योरी का प्रतिपादन गिलेस्पी और किसने करा बेटे, नाइहोम ने किया। नाइहोम ने कब करा है, नाइहोम ने सन 1957 में किया, 1957 में किया था। ठीक है, बहुत जरूरी पॉइंट है भैया, ऐसे सब पॉइंट याद करो जो यार पॉइंट समझ में आए। ठीक है, इजी पॉइंट है। देखो ये थ्योरी कौन सी है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी होती है। ये थ्योरी कोवैलेंट मॉलिक्यूल की आकृति को स्पष्ट करती है। इस थ्योरी का प्रतिपादन गिलेस्पी नाइहोम ने सन 1957 में किया था। ओके, और एक खास बात मेरे दोस्त कि इस थ्योरी की जो अभिधारणाएं हैं वो निम्नलिखित हैं। इस थ्योरी की निम्नलिखित अभिधारणाएं हैं, इस थ्योरी की निम्नलिखित अभिधारणाएं। ओके सर, इस थ्योरी की निम्नलिखित अभिधारणाएं हैं, क्या बात है सर, इस थ्योरी की निम्नलिखित अभिधारणाएं। सही, जरा पहली अभिधारणा बता दो। पहली अभिधारणा यह है कि भैया किसी भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल की आकृति जो होती है वो काय पे डिपेंड करती है, वो भैया सेंट्रल एटम पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या पर निर्भर करती है। यानी कि किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल की, यानी कि सहसंयोजक अणु की, किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल की, ध्यान देना लाइन पे, किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल की जो मेरे पास शेप होती है, आकृति होती है, वो काय पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या बोलते हैं इसको, एक सेंट्रल एटम। ध्यान देना, सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन होता है इसमें, तो सेंट्रल एटम। ठीक है भाई, सेंट्रल एटम पर उपस्थित, सेंट्रल एटम पर उपस्थित। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या पर क्या करती है बेटे, संख्या पर निर्भर करती है। पहला पॉइंट है हमारा, निर्भर करती है। ध्यान देना, किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल की जो आकृति होती है वो भैया काय पे डिपेंड करती है, सेंट्रल एटम पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या पर डिपेंड करती है। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ, नाइट्रोजन को हटाते हैं। नाइट्रोजन के बारे में समझ गए होंगे आप। ठीक है, अपना मैं एजम्पशन लिखवाता हूँ। एजम्पशन कौन सा है मेरे पास, सेकंड आ जाता। सेकंड मेरे पास बेटे ये आता, बड़ा स्पेशल है। सेकंड मेरे पास ये आता है कि कोवैलेंट बॉन्ड, ध्यान देना बेटे, किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल की से आकृति जो होती है वो सेंट्रल एटम पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या पर निर्भर करती है। सेकंड पॉइंट ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन के कारण सहसंयोजक अणु की आकृति निर्धारित होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन के कारण किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल की आकृति क्या होती है, निर्धारित होती है। मैं भी ये लाइन यहाँ लिखने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर में, का है बेटे, इलेक्ट्रॉन पेयर में, आराम से पढ़ो, समझ के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थ्योरी बड़ी खतरनाक है। इलेक्ट्रॉन पेयर में, का है बेटे, इलेक्ट्रॉन पेयर में किसके कारण, रिपल्शन के कारण, इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन के कारण। ओके, इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन के कारण। ठीक है, किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल की, ओके, किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल की आकृति निर्धारित होती है, ये सेकंड एजम्पशन है मेरा, निर्धारित होती है। लाइन पर फोकस करो मेरे लाल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन के कारण, इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन के कारण किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल की आकृति क्या होती है, निर्धारित होती है। सेकंड नंबर यह है कि भैया किसी भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच में कम से कम रिपल्शन और अधिक से अधिक स्टेबिलिटी बने रहे। ध्यान देना लाइन पे, ये सब एजम्पशन है इसके बड़े इजी वाले। देखो, इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन के कारण किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल की आकृति निर्धारित होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि कोवैलेंट मॉलिक्यूल में, ठीक है बेटे, कोवैलेंट मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। कैसे होते हैं वो चेक कर लेते हैं। इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। ओके सर, इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच ध्यान देना कि उनके बीच कम से कम रिपल्शन हो, उनके बीच कम से कम क्या हो, रिपल्शन तथा अधिक से अधिक क्या बनी रहे बेटे,
अधिक से अधिक स्टेबिलिटी रहे, अधिक से अधिक स्टेबिलिटी बनी रहे, स्टेबिलिटी, चलो स्टेबिलिटी बनी रहे। और सिंपल सी बात है भैया, हर एक मॉलिक्यूल में जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच कम से कम क्या हो, रिपल्शन हो और अधिक से अधिक स्टेबिलिटी बनी रहे। अच्छा ठीक है, एक 4th नंबर में लिखवा दे रहा हूँ कि भैया कोवलेंट बॉन्ड यानी कि कोवलेंट मॉलिक्यूल की आकृति में जब बदलाव होता है वो सेंट्रल एटम पर उपस्थित लोन पेयर के कारण होता है। ध्यान देना, लोन पेयर के कारण, ध्यान दो बेटे लाइन पर, लोन पेयर के कारण यानी कि किसी कोवलेंट, ध्यान देना, किसी कोवलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, की आकृति में बदलाव, बदलाव मतलब परिवर्तन, आकृति में बदलाव। ये बहुत मोस्ट लाइन है, 100 रुपये की लाइन है, याद कर लियो। किसी कोवलेंट मॉलिक्यूल की आकृति में बदलाव जो होता है वो भैया बदलाव लोन पेयर, ध्यान देना लाइन पे, लोन पेयर के कारण होता है, लोन पेयर के कारण होता है। ठीक है, किसी कोवलेंट मॉलिक्यूल की आकृति में बदलाव लोन पेयर के कारण होता है। तो जल्दी यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद 4th नंबर हो गया, 5 नंबर में करवाता हूँ, जल्दी फास्ट। तो किसी कोवलेंट मॉलिक्यूल की आकृति में जब बदलाव होता है वो लोन पेयर के कारण होता है। ठीक है, एक पॉइंट और है इसमें, 5वां नंबर अगर मैं लूँ तो भैया लोन पेयर का रिपल्शन अधिक होता है। ध्यान देना, लोन पेयर का रिपल्शन अधिक होता है और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन कैसा होता है, कम होता है। यानी कि अगर मैं अमोनिया मॉलिक्यूल पकड़ूं, ठीक है, इस टाइप से बनाऊं मैं संरचना इसकी, तो ये लोन पेयर हो गया मेरे पास, लोन पेयर वो जो बॉन्ड नहीं बनाता, और ये हमारे बॉन्ड पेयर हो गए। तो लोन पेयर का रिपल्शन अधिक, ध्यान देना, इस लोन पेयर का रिपल्शन कैसा होता है बेटे, लोन पेयर का रिपल्शन कैसा होता है, अधिक। लोन पेयर का रिपल्शन, क्योंकि फ्री वाले हैं ना, घूमते फिर रहे हैं, मजा ले रहे हैं आराम से, लोन पेयर का रिपल्शन अधिक। लोन पेयर का रिपल्शन कैसा होता है बेटे, अधिक। तथा बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, बॉन्ड पेयर का रिपल्शन कैसा होता है, बॉन्ड पेयर का रिपल्शन कम होता है। ठीक है, रिपल्शन कम होता है। ओके सर, बॉन्ड पेयर का रिपल्शन अधिक होता है, लोन पेयर का रिपल्शन अधिक और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन कम होता है। यानी कि अगर लोन पेयर में रिपल्शन होगा, लोन पेयर से लोन पेयर में रिपल्शन होगा तो वो अधिक होगा। अगर लोन पेयर से बॉन्ड पेयर में होगा तो थोड़ा कम हो जाएगा, और अगर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा तो भैया ये तो बहुत कम होता है। ये तो सब एक क्वालिटी के है ना, बॉन्ड पेयर सब मिक्स है भैया, सब क्या बड़े पड़ा है, जोड़ा बना पड़ा, लेकिन ये फ्री है, ये मजा ले रहे हैं, ये इन पर अटैक कर रहे हैं, इससे भी अटैक कर रहा है, इससे भी अटैक कर रहा है। तो आकृति में तो बदलाव होगा ही अपने आप। अभी सभी भैया क्या करना, बॉन्ड बनाना, अगर ये भी बॉन्ड में होता तो उसका भी काम तमाम हो जाता, लेकिन इसमें बॉन्ड में होता ही नहीं है और आकृति में बदलाव हो जाता है तो हमारे पास काफी सारा। ठीक है नहीं, तो लोन पेयर का रिपल्शन अधिक तथा बॉन्ड पेयर का रिपल्शन कैसा होता है, मेरे पास कम होता है। यानी कि लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और कम हो गया, यानी कि बॉन्ड पेयर का सबसे कम हो गया। ध्यान देना, अगर मैं 6 नंबर की बात करूं तो लोन पेयर की संख्या जितनी ज्यादा होगी, आकृति में बदलाव उतना ज्यादा होगा। ये भी लाइन पे ध्यान दो कि अगर मेरे पास लोन पेयर की संख्या, किसकी बेटे, लोन पेयर की संख्या जितनी अधिक होगी, जितनी क्या होगी मेरे लाल, जितनी अधिक होगी, ध्यान देना, जितनी अधिक होगी, लोन पेयर की संख्या जितनी अधिक होगी, इसको हिंदी में कहते हैं एकाकी युग्म और बॉन्ड पेयर को बोलते हैं बंधित युग्म। तो लोन पेयर की संख्या जितनी अधिक होगी, आकृति में बदलाव उतना अधिक होगा। आकृति, लोन पेयर की संख्या जितनी अधिक होगी, आकृति में बदलाव क्या होगा बेटे, उतना अधिक होगा। आकृति में बदलाव उतना अधिक होगा, उतना क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, लोन पेयर की संख्या जितनी अधिक होगी, आकृति में बदलाव कैसा होगा, उतना अधिक होगा। 6 एजम्पशन हो गए मेरे पास। जैसे H2 मॉलिक्यूल देखा आपने, अगर मैं H2 की बात करूं तो ये सेंट्रल एटम मेरे पास ऑक्सीजन है, H लगा दिया, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ना, वो मेरे पास क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो सेंट्रल एटम होता है वो। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, कितनी होती है, 3.5 होती है। तो सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास क्या है, ये क्या तुम्हारे पास, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन हाइड्रोजन। तो ये मेरे पास क्या, सेंट्रल एटम है। अब आपको पता होना चाहिए कि इसके जो मेरे पास बैलेंस एलिमेंट होते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 और एक ही है मेरे पास, एक ही आएगा हाइड्रोजन के पास, ये हाइड्रोजन के पास हो गया तुम्हारे पास, हो गया सिंपल। अब देखो कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, तो इस प्रकार से ये व्यवस्थित होते हैं। अब ध्यान देना लाइन पे जरा, तो देखो 2 लोन पेयर आ गए, कितने आ गए, अमोनिया में 1 लोन पेयर था तो बॉन्ड एंगल कितना था मेरे पास, 160 डिग्री था। लेकिन यहाँ क्या है मेरे पास, H2O में कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा तुम्हारे पास, 104.5 डिग्री हो जाता। लगा लो साहब, H2O में हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 104.5 डिग्री होता है। और जो आकृति होती है वो भी आकार की हो जाती है, जबकि संकर्ण इसमें भी कौन सा पाया जाता है, sp3 पाया जाता है।
और जहां समीकरण sp3 पाया जाता है उसकी आकृति कैसी होनी चाहिए, चतुष्फलकीय, और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि इन लोन पेयर में रिपल्शन के कारण, इन लोन पेयर के रिपल्शन के कारण आकृति में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ, यानी कि बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर कितना हो गया, 104.5 डिग्री हो गया, और आकृति हो गई इसकी भी आकार की। किसके कारण हुआ, सिर्फ इस लोन पेयर में रिपल्शन के कारण। इस लोन पेयर ने इधर भी धक्का मारा, इस लोन पेयर ने इधर धक्का मारा, और देखो इतनी दूर दूर प्रेजेंट होते हैं ये। अब लगा लो कि लोन पेयर की संख्या जितनी अधिक होगी आकृति में बदलाव क्या होगा उतना अधिक होगा। लाइन पे ध्यान देना, लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन कैसा होता है तुम्हारे पास, कम होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। लाइन पे जरा ध्यान देना भाई, उतार लेना इसको, ना उतारा हो जब ऐसे उतार लेना, क्योंकि भैया बड़े मेन अजम्पशन है तुम्हारे पास। बेस पर थ्योरी के फुल फॉर्म याद करो, बेस पर थ्योरी क्या होती है, आगे पढ़ा रहा हूँ। आगे है मेरे पास लिमिटेशन ऑफ बेस पर थ्योरी, लिमिटेशन पढ़ा रहा हूँ, लिमिटेशन ऑफ बेस पर थ्योरी। सही है सर, लिमिटेशन ऑफ बेस पर थ्योरी। ओके, बेस बड़ा बनेगा, यानी कि लिमिटेशन ऑफ बेस पर थ्योरी। ठीक, बेस पर थ्योरी। ओके सर, यानी कि बेस पर थ्योरी की सीमाएं बताओ। तो सबसे पहला पॉइंट ये है यार इसमें कि भैया ये थ्योरी केवल कोवलेंट मॉलिक्यूल की आकृति को स्पष्ट करती है। ठीक है, ये थ्योरी, ये है थ्योरी केवल कोवलेंट बॉन्ड की आकृति को स्पष्ट करती है। आकृति को क्या करती है बेटे, ये स्पष्ट करती है, स्पष्ट करती है। लाइन पे ध्यान देना, ये थ्योरी केवल कोवलेंट बॉन्ड की आकृति को स्पष्ट करती है। ठीक है, दूसरा नंबर मेरे पास ये है कि ये जो थ्योरी है बड़ी सस्ती थ्योरी है, लिमिटेशन की ओर से देखते हुए कि ये थ्योरी जो होती है वो हाइब्रिडाइजेशन की घटना को नहीं समझा सकती। तो छोड़ो चीज़ को, पहले तो याद करो कि ये थ्योरी जो होती है वो कोऑर्डिनेट, यानी कि कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आकृति के बारे में, कंपाउंड की आकृति के बारे में सूचना नहीं देती है, कोई सूचना नहीं देती है, कोई सूचना नहीं देती है। ओके, ये थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में कोई सूचना नहीं देती है। और एक थर्ड लाइजेशन मेरे पास ये आती है इस थ्योरी की, वो थ्योरी आती है, देखो ये थ्योरी केवल कोवलेंट मॉलिक्यूल की आकृति बताती है, कोऑर्डिनेट यानी कि उप सहसंयोजन या उप सहसंयोजक यौगिक के बारे में कोई सूचना नहीं देती है। अब इसके बाद मेरे पास थर्ड पॉइंट ये आता है, इसको आप कोऑर्डिनेट भी ले सकते हो, कोऑर्डिनेट, नेशन की जगह कोऑर्डिनेट कर देना आप, सही रहेगा। और भी थर्ड नंबर ये आता है कि ये थ्योरी sp-df ऑर्बिटल के बारे में कोई सूचना नहीं देती। यह थ्योरी sp-d तथा f ऑर्बिटल के बारे में कोई सूचना नहीं देती है, कोई सूचना नहीं देती है मेरे भाई। बस हो गई। ठीक है, तो मेरे पास बॉन्ड यानी कि बेस पर थ्योरी के 6 एजम्पशन हो गए और 3 हो गए इसकी लिमिटेशन। बड़ी इजी है, आराम से याद कर लोगे। ठीक है, अब ऐसे ही नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स।